गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीमी विश्लेषण वाले चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि किसी भौतिक राशि की बीमा हम कैसे निकालते हैं। बीमा की परिभाषा, बीमी सूत्र, बीमी समीकरण की परिभाषा हमने सीखा। इसमें हम पढ़ेंगे कि बीमाओं का अनुप्रयोग क्या होता है, मतलब बीमाओं का हम उपयोग कैसे करते हैं, उसका क्या जरूरत पड़ता है बीमा का। तो बीमाओं के अनुप्रयोग में सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे, इसमें 3-4 हेडिंग है, मतलब इनका 3-4 अनुप्रयोग है। एक एक करके सब सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मतलब मान लीजिए कि कोई बल का मात्रक है एमकेएस पद्धति में, हम उसको चाहते हैं सीजीएस में करना। तो हम बीमा के उपयोग करके, बीमाओं का जो नियम है इसका उपयोग करके हम उसको सीजीएस में बदल सकते हैं। अगर कार्य एमकेएस में है, जूल में है, तो उसको हम अर्ग में बदल सकते हैं। 1 जूल में कितना अर्ग होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, इसको हम कैसे करते हैं ये देखिए, कैसे हम बदलते हैं। तो इसको जानने से पहले एक चीज समझिए, कोई भौतिक राशि है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजें? एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। जैसे आपसे पूछा जाए किसी छड़ की लंबाई है, बताना है लंबाई कितना है, तो आप बोलेंगे छड़ की लंबाई 5 है। अगर आप केवल 5 बोलते हैं तो जिसको आप बता रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा कि ये 5 है क्या। तो आपको बताना पड़ेगा कि छड़ की लंबाई 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, ऐसा बताना पड़ेगा। तो ये जो होता है 5, यही है क्या? आंकिक मान। और ये जो मीटर है ये क्या है? मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि में, चाहे वो अदिश राशि हो चाहे सदिश राशि हो, उसमें 2 चीजें मुख्य रूप से रहेंगी, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो किसी भौतिक राशि में आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल जो होता है, ये सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है। किसी भौतिक राशि में उसके आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है। और ये जो समीकरण मिला है आपको, इसी का हम उपयोग करके हम ज्ञात करेंगे एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। ठीक है, वही बात हमने जो बताया उसको लिख दिया। माना कोई भौतिक राशि Q, कोई भौतिक राशि Q है जिसके दो पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः
n1 व n2 एवं मात्रक क्रमशः u1 व u2 है। तो Q बराबर लिख सकते हैं n1 u1 n1 मल्टीप्लाई u1 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई u2। ये एक समीकरण मिला, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। Q बराबर क्या होगा, n1 u1 बराबर n2 u2। अभी हमने बताया कोई भी भौतिक राशि होती है तो उसके आंशिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। तो चाहे n1 u1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी Q आएगा, n2 u2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी Q आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिखते हैं कि अगर कोई भौतिक राशि है, ठीक है, जिसका जो मात्रक है, ये तो n1 n2 ये आंशिक मान है, हमको निकालना है u1 u2। अगर u1 दिया है तो u2 निकाल लेंगे, u2 दिया है तो u1 निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, माना कोई भौतिक राशि, या ऐसे लिखिए, माना किसी भौतिक राशि के मात्रक या भौतिक राशि का मात्रक द्रव्यमान कामा लंबाई एवं समय पर निर्भर करता है, जिसकी विमाएं क्रमशः A, B एवं C हैं। हम क्या माने हैं, कोई भौतिक राशि है जिसके मात्रक जो है, जो मात्रक है वो द्रव्यमान, लंबाई या समय पर निर्भर करता है, और जिसकी विमाएं क्रमशः क्या है, A, B व C हैं। तब उस भौतिक राशि का मात्रक क्या हो जाएगा, तब उस भौतिक राशि का मात्रक क्या हो जाएगा, या मात्रक ना करके आप उसको लिखिए बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा। ये हो जाएगा m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। आगे देखिए, अगर पहली पद्धति में यदि प्रथम पद्धति में मात्रक m1 l1 एवं t1 हो तो Q बराबर लिख सकते हैं n1 m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c बराबर, अच्छा यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से, ये समीकरण है Q बराबर n1 u1, तो u1 की जगह हमने क्या लिख दिया, m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c इज इक्वल टू कर सकते हैं n2 ब्रैकेट में m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c। इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n1 ब्रैकेट में m1 के पावर a, l1 के पावर b,
T1 के पावर C इज इक्वल टू N2 और M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? N2 निकालना है। इसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको, अगर इसमें 3 चीज़ें दी हुई होंगी, चौथा आपको निकालना होगा। मान लीजिए आपको N1 दिया है, U1 दिया है और U2 दिया है, N2 का मान निकालना है। तो N2 बराबर लिख सकते हैं N1 ब्रैकेट में M1 बटे में M2 के पावर, देखिए A L1 बटे में L2 के पावर B और T1 बटे में T2 के पावर C। इसका हम इस्तेमाल करके आप चाहें तो N2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग। नंबर जो दूसरा है वो है किसी समीकरण के विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना मतलब किसी समीकरण के संतुलन की हम जांच करेंगे या सत्यता की जांच करेंगे कि कोई समीकरण या सूत्र सही है अथवा नहीं। तो इसमें क्या लिखते हैं? किसी समीकरण अथवा सूत्र के लिए या की सत्यता के लिए यह आवश्यक है कि समीकरण के दोनों पक्षों में परस्पर जोड़े अथवा घटाए जाने वाले पदों की बीमा समान होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई समीकरण है जिसमें बायां पक्ष है दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष में जो जो पद भी जोड़े गए होंगे या दाहिने पक्ष में जो जो पद जोड़े गए होंगे या घटाए गए होंगे, उन सब की विमाएं परस्पर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसे समांगता का सिद्धांत भी कहते हैं। समांगता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है समांगता का सिद्धांत? समांगता का सिद्धांत देखिए है क्या चीज ये? इस सिद्धांत के अनुसार परस्पर समान बीमा वाली राशियों को ही
जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि कैसे इस चीज को हम मानेंगे, कैसे कोई समीकरण सही है कि नहीं सही है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसकी हम जांच करते हैं अभी। तो देखिए, एक आप समीकरण सुने होंगे, बर्नौली का समीकरण। बर्नौली के समीकरण में देखिए क्या होता है, बर्नौली के समीकरण से देखिए उसमें क्या होता है, ये होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू होता है नियतांक। ये होता है दाब, ये होता है गतिज ऊर्जा और ये होता है स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम बोले कि दाब की बीमा और हाफ रो वी स्क्वायर की बीमा और रो जी एच की बीमा अलग अलग समान होती है, इस बात को सिद्ध कर देंगे तो हम ये समझ लेंगे कि जो अभी जो नियम दूसरा बताए हैं उसको हम वो सही है, वो सत्य है। तो देखिए दाब की बीमा क्या होती है, दाब की बीमा आप जानते हैं क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, और बल का होता है mL/-2 और नीचे हो जाएगा L²। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो दाब की बीमा आपको मिल जाएगी mL-1 और T/-2। जरा हाफ रो वी स्क्वायर की बीमा देखिए, तो हाफ 1/2 का तो कोई बीमा होगा नहीं क्योंकि ये नियतांक होता है, आंकिक वैल्यू है, आंकिक वैल्यू की कोई बीमा नहीं होती है। आप रो वी स्क्वायर की बीमा देखिए, रो क्या है, रो घनत्व होता है, ठीक है। तो देखिए घनत्व का मतलब हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में आयतन, ये तो हो गया, और ये है वेग का वर्ग। बीमा लिखिए जरा, तो इसका लिख देंगे यम और आयतन का हो जाएगा L³ और वेग का हो जाएगा L/-1 का स्क्वायर। अब जरा इसको ऊपर ले जाइए सबको, तो आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यम हो जाएगा, यहाँ से L² होगा, ठीक है, L² यहाँ से, और ये L के पावर 3 नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा तो L के पावर 2 और -3, तो यहाँ बचेगा क्या, L के पावर -1, और यहाँ क्या हो जाएगा T/-2, mL-1 T/-2। देखिए इसके साथ है कि नहीं, mL-1 T/-2, तो इसकी भी बीमा, दोनों की बीमा बराबर है। अच्छा इसकी भी बीमा चेक कर लीजिए, रो जी एच की बीमा, तो रो क्या है, घनत्व है, तो डायरेक्ट हम लिख दें अगर घनत्व का mL-3, और जी का क्या होता है, तो आप पढ़े हैं जी त्वरण है L/-2, और एच है तो एच का तो पता ही है लंबाई है, तो लंबाई का तो L होता है। आगे देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, अकेले देखिए यम है, यहाँ पे L के पावर -3, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L के +1, यहाँ पे L के +1, दोनों मिलेंगे तो L के कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि L पे देखिए -3 इधर है, +2 इधर है, तो -3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, और T पर कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से देखिए इसकी भी बीमा सेम है, इसकी भी बीमा सेम है, और इसकी भी बीमा, तीनों की बीमाएं क्या हैं, समान है, इसीलिए तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है। अगर बीमाएं समान नहीं होती तो हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम ये सीखे हैं समानता के सिद्धांत से कि दो समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इस बात को आपको किसी भी फार्मूले में अप्लाई करके उसके सत्यता की जांच कर सकते हैं। नंबर अगला है तीसरा,
राशियों के बीच विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना मतलब ये है कि आप कोई भौतिक राशि है, जैसे बल है, ठीक है, बल या आवर्तकाल समझ लीजिए। आवर्तकाल जो टी है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। अगर आपको पता हो कि आवर्तकाल जो टी है वो जी और एल पर निर्भर करता है, ठीक, तो आप टी जी एल में संबंध स्थापित कर सकते हैं कि टी बराबर होगा क्या। या आपको पता है कि एफ जो है, बल जो है वो एम और ए पर निर्भर करता है, तो क्या एम गुणे ए होगा कि एफ बराबर एम बटे में ए होगा कि एफ बराबर एम स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर होगा या एफ बराबर अंडर रूट में एम बटे में ए होगा। क्या होगा आप उस चीज को निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि का चाहे तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं यदि आपको पता हो कि वह भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि किसी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे? यदि हमें यह ज्ञात हो, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उन भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हम बीमीय संतुलन की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भौतिक राशि है, माना कोई भौतिक राशि R अन्य भौतिक राशियों x, y और z पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसकी विमाएं क्रमशः A, B एवं C हों, तो जो R होगा ये समानुपाती होगा x के पावर A, y के पावर B और z के पावर C। R जो समानुपाती होगा वो किसके होगा? x के पावर A, y के पावर B, z के पावर C। या इसी को लिख सकते हैं R बराबर कोई कांस्टेंट k लिख दें और x के पावर A, y के पावर B और z के पावर C। ऐसा हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, x, y और z ये हमें पता है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और R भी पता है कि कौन सी भौतिक राशि है।
बस हमको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आर एक्स वाई जेड की बीमा लिखकर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करके ए बी एवं सी का मान ज्ञात कर संबंध लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब आप आर की बीमा लिख लीजिए, एम के पावर ए एल के पावर बी, मतलब आर की बीमा मान लीजिए, सपोज दैट उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आर की बीमा आ गई आपको एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टी, ये आर की बीमा हो गई। अब यहाँ से के लिख दीजिए, ठीक है। और एक्स की जो भी बीमा होगी, मान लीजिए एक्स की बीमा है एल टी, इसके पावर बी कर दिए हैं। इसके बाद y की जो होगी उसको ए के इसके पावर a कर देंगे, फिर y की जो होगी उसके पावर b कर देंगे, फिर z की जो होगी उसके पावर c कर देंगे, फिर m का m के साथ, l का l के साथ, t का t के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी, सपोज दैट मान लीजिए कि इधर हमने लिखा, सब कुछ लिखने के बाद m के पावर a आ गया, l के पावर b आ गया और t के पावर c आ गया। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए m के पावर a है, m के पावर यहाँ पे कितना 1 है, तो a बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। उसी तरीके से b बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और c बराबर कितना मिल जाएगा, -2। अब ये जब मिल जाएगा तो हम यहाँ पे a b c की वैल्यू रखेंगे और उसके हिसाब से समीकरण बना देंगे। तो हमें सूत्र मिल जाएगा कि जो r का सूत्र है वो x y z पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। नंबर अगला है, लास्ट है ये, नंबर चौथा, किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की, चर मतलब वो होता है जिसका मान बदलता रहता है, नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। ये एक अनुप्रयोग है। मतलब अगर कोई समीकरण है जिसमें कोई नियतांक वैल्यू है, आपको नहीं पता है कि वो है क्या चीज़, तो आप उसकी बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और बीमा के आधार पर आप ये सोच सकते हैं कि वो है क्या चीज़। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यदि किसी समीकरण में जोड़े अथवा घटाए जाने वाले पद अज्ञात हों तो, अज्ञात हो या नियतांक हो, कोई भी आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, अज्ञात हो तो बीमाओं की समांगता के सिद्धांत से उस अज्ञात पद की
बीमा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, मतलब यदि किसी समीकरण में जुड़े अथवा घटाए जाने वाले कोई भी पद हैं जो अज्ञात हैं, तो बीमाओं की समानता के सिद्धांत से हम क्या करेंगे, उस अज्ञात पद की बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम हल करते हैं, जो अभी चौथा हमने बताया था अनुप्रयोग, उसी अनुप्रयोग के आधार पर एक एग्जाम्पल हल करेंगे तो उसको हम आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो किसी समय t पर कण का वेग दिया हुआ है v बराबर, ये वेग है v बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो नियतांकों a, b तथा c की बीमाएं ज्ञात करनी है। देखिए इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये बोला है वेग है, और इसको क्या बोला है, t को क्या बोला है, t को बोला है समय है, ऐसा उसने बताया है। मतलब समय t पर, t समय है, v क्या है, वेग है। तो आपको a, b एवं c की बीमा ज्ञात करनी है। तो पहले लिख लीजिए v बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। अब समानता का सिद्धांत आप जानते हैं कि समान बीमा वाली राशियों को ही आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या समीकरण को बराबर, जैसे यहाँ पे समानता के सिद्धांत से क्या होगा, देखिए समानता के सिद्धांत से ए टी क्यूब की जो बीमा होगी वही बी टी स्क्वायर की बीमा होगी और वही सी टी की बीमा होगी, और इसकी जो बीमा होगी वो v की बीमा होगी, बी टी स्क्वायर की जो बीमा होगी वो भी v के बराबर होगी, और सी टी की जो बीमा होगी वो भी v के बराबर होगी। तो अब बारी बारी से तुलना करिए। समानता के सिद्धांत से आप लिख सकते हैं v की बीमा, v मतलब वेग, v की बीमा ए टी क्यूब की बीमा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो v क्या है, v वेग है, तो आप लिख लीजिए यल टी पर माइनस 1, और इधर a है और इधर ये t क्या है, समय है, तो ये हो जाएगा t पर 3। अब जरा a की बीमा लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यल टी पर माइनस 1 और नीचे लिख देंगे, ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा t पर 3। अगर t को ऊपर ले जाइए तो a की बीमा क्या मिल जाएगी, l टी पर माइनस 1 और ये जाएगा तो माइनस 3। तो a की बीमा आपको मिल गई, देखिए a की बीमा आपको मिली कितना, यल और t पर देखिए माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4। ये a की बीमा आ गई। ठीक, एक आंसर आपको यहाँ मिल गया, a की बीमा मिल गई आपको यल टी पर माइनस 4। अब हम निकालते हैं b की बीमा। तो b की बीमा चाहे तो आप उससे कंपेयर करिए या इससे कंपेयर कर दीजिए, तो हम v के बराबर ही रखेंगे। तो v की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा, दोनों की बीमाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो v का आप लिख सकते हैं एल टी पर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b और t का स्क्वायर। तो यहाँ से b का हम बीमा लिख सकते हैं, देखिए यल टी पर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, आगे इसको लिखेंगे तो लिखेंगे l और t पर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3। और c की बीमा के लिए क्या करेंगे, देखिए v की बीमा बराबर हो जाएगा बराबर सी टी की बीमा, सी टी की बीमा। तो v की बीमा यल टी पर माइनस 1 इज इक्वल टू सी, और ये हो जाएगा t की बीमा क्या होगी, कैपिटल T हो जाएगा। तो c की बीमा बराबर लिखेंगे, देखिए एल टी पर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा t। अब जरा t को ऊपर ले जाइए तो आप लिख सकते हैं यल टी पर माइनस 1 और ये जाके माइनस 1 में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा एल टी पर माइनस 2। तो यहाँ से देखिए आप a की बीमा एल टी माइनस 4, b की बीमा एल टी माइनस 3 और c की बीमा
एल टी माइनस टू ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से आप किसी भी समीकरण में अगर कोई नियतांक वैल्यू दिया है तो आप समानता के सिद्धांत का उपयोग करके आप उसकी उस अज्ञात राशि की बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप और अनुप्रयोग के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको हल करिए और जो भी समस्या होती है आप हमें कमेंट करके बताइए।